स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में, यानी कि उनकी थ्योरी के बारे में। पहले भी हम 2 क्लासेस चाइल्डहुड डेवलपमेंट की कर चुके हैं, उसमें हमने एरिक एरिक्सन और गार्डनर की थ्योरी के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपको वो क्लासेस देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो क्लासेस देख सकते हैं। वो क्लासेस आपके एक्सटेट प्लस सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी क्लास रहेगी और उसमें से दोनों में से देख लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और जो आज मैं थ्योरी कराऊंगी उसमें से भी आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी थ्योरीज है ना, इसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको ये थ्योरीज ज्यादा करा रही हूँ। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी हम इन क्लासेस में कवर कर लेंगे। पर आज की क्लास का मेन टॉपिक है वो है हमारा लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, क्या है इनका नाम? लॉरेंस कोलबर्ग। तो नाम से तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये जो नाम है ये हमारा इंडियन नेम नहीं है, यानी कि ये जो इंसान है ये इंडियन नहीं है। ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग जो थे ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बच्चों के ब्रेन के ऊपर, यानी कि बच्चों के ऊपर ये क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरीके से उनके दिमाग का विकास होता है, मतलब ये कौन सी स्टेजेस होती है, तो उन सब के बारे में क्या करते थे, ये एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो थे ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी बच्चों को, मतलब कुछ ग्रुप्स ऑफ चाइल्ड को लिया, कुछ ग्रुप बच्चों के ग्रुप को लिया और उनको अलग अलग स्टेजेस में रखा, उनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, उन्हें अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब फेमस एग्जाम्पल है, उसके बारे में बताऊंगी आपको कि किस तरीके से इन्होंने बच्चों को उस एग्जाम्पल के, मतलब एक एग्जाम्पल देकर और उनसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे, तो वहां पर अलग अलग स्टेजेस के बच्चों ने अलग अलग उसके आंसर दिए। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग जो थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। 1970 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, और उस थ्योरी का नाम था मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, मोरालिटी। इन्होंने क्या दिया? मोरालिटी की थ्योरी दी है। क्या नाम है इनका? इनकी थ्योरी का मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी थ्योरी। तो इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम था मोरालिटी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। क्या नाम था इसका? मोरालिटी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? नैतिक विकास का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा। और लॉरेंस कोलबर्ग क्या है? आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। बच्चों के ऊपर इन्होंने काम किया था और इन्होंने बच्चों को अलग अलग स्टेजेस में रखा, अलग अलग एग्जाम्पल दिए, बच्चों के माइंड को मतलब इस तरीके से एक मतलब फेज में रखकर उसको जानने की कोशिश की। ठीक है, तो जो लॉरेंस कोलबर्ग थे ना, इन्होंने किस पर ध्यान दिया? ज्यादा मोरालिटी पर ध्यान दिया कि किस तरीके से बच्चे में नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, बच्चा किस तरीके से समाज में रहकर सीखता है या घर पर रहकर सीखता है, तो अलग अलग क्या थी इनकी स्टेजेस थी। तो इन्होंने क्या कहा कि जो मोरालिटी है ना, इन्होंने मोरालिटी को ऐसा बताया कि जो मोरालिटी है उसके लिए बच्चों में मोरल रीजनिंग क्या दिया है इन्होंने? मोरल रीजनिंग। ठीक है, यानी कि नैतिक तर्कना। क्या कह सकते हैं इसको? नैतिक तर्कना। ठीक है, तो ये नैतिक तर्कना किस तरीके से होती है? जब बच्चों को अलग अलग स्टेजेस में रखा गया, बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए, तो हर बच्चे ने क्या किया? अलग अलग तर्क दिए। क्या दिया? अलग अलग अपने तर्क दिए। ठीक है, तो इसे ही क्या नाम दे दिया गया? मोरल रीजनिंग नाम दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता कि मोरल रीजनिंग किसके द्वारा दी गई है, तो आप किसे टिक करेंगे? लॉरेंस कोलबर्ग को टिक करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही मोरालिटी पर काम किया है। किसने? लॉरेंस कोलबर्ग ने। ठीक है, और इन्होंने 10 ईयर्स से कम मतलब 10 ईयर्स तक के बच्चे लिए थे, इससे ऊपर की एज के बच्चे इन्होंने नहीं लिए, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इसलिए इसको हम कह सकते हैं प्री एडोलोसेंस। क्या कह सकते हैं? इसमें कौन सी एज के बच्चे थे? प्री एडोलोसेंस एज के बच्चे थे इसमें। ठीक है, प्री एडोलोसेंस एज के बच्चे थे। ठीक है, और कितने ईयर्स के थे? 10 ईयर्स के कुछ बच्चे इन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट में लिए थे, उनसे कुछ अलग अलग क्वेश्चंस पूछे और उसी के बेसिस पर इस थ्योरी को नाम दिया गया कोलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, 1970 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। मोरल रीजनिंग पर इन्होंने काम किया था। अब बात आती है मोरल डिलाइमा क्या होता है, वो भी इसी इन्हीं की थ्योरी का एक पार्ट है, मोरल डिलाइमा। ठीक है,
क्या होता है, मोरल डिलाइमा एक तरीके की ऐसा मतलब ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें कोई भी बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता है और क्या गलत है, तो तब बच्चे में क्या आ जाता है, मोरल डिलाइमा आ जाता है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो ये सब किसका पार्ट है, आपके मोरल डिलाइमा का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको टिक करना है, व्हाट इज मोरल डिलाइमा क्या होता है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट क्या है, इसके बीच में जब बच्चा भेद नहीं कर पाता तो उसको कौन सी श्रेणी में रखता है, तो मोरल डिलाइमा में रखते हैं, ठीक है। और ये किससे प्रभावित है, जो लॉरेंस कोलबर्ग थे ना, जीन पियाजे से बहुत अधिक प्रभावित थे, परंतु इनकी थ्योरी में जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब इनकी थ्योरी का जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग थे ना, इन्होंने ऐसा कहा था कि जो बच्चा है ना वो मोरालिटी को कहां से सीखता है, समाज से सीखता है, यानी कि सोशल। पहले किससे, सोशल इंटरेक्शन से सीखेगा, समाज में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, फिर उसमें किसका जितना ज्यादा समाज में इंटरेक्ट करेगा उतनी ही ज्यादा उसमें मोरल रीजनिंग आएगी, मतलब मोरालिटी आएगी। क्या आएगी उसमें, मोरालिटी। बच्चा जितना ज्यादा समाज के साथ जुड़ेगा उसमें मोरालिटी, नैतिकता का भाव उतना ही अधिक होगा। इसमें एज को प्रेफरेंस नहीं दी गई थी। इन्होंने ऐसा कहा था कि अगर बच्चे की एज चाहे कितनी भी है, मतलब यहाँ पर एज को बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं माना गया। इनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट करता जाएगा उसमें अपने आप नैतिकता का विकास होता जाएगा, ठीक है। तो ये इनका कहना था, किसका, लॉरेंस कोलबर्ग का। और इसके बजाय जो जीन पियाजे थे वो मानते थे कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है उसके अंदर अपने आप ही उसका मतलब विकास होता जाता है। पर इन्होंने ऐसा नहीं माना। इनका मानना था कि समाज जो है वो एक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा बड़ा होता है, समाज से इंटरेक्ट करता है, तो उसके अंदर मोरालिटी अपने आप विकसित होने लगती है, ठीक। से ज्यादा प्रभावित थी जीन पियाजे से। इसके बाद मैं आपको जीन पियाजे की थ्योरी भी कराऊंगी, क्योंकि इनके बाद जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों की थ्योरी में बहुत ज्यादा मतलब आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी और आप इन दोनों थ्योरीज में कंफ्यूज भी नहीं होंगे अगर आप इनको अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने सोशल इंटरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। इन्होंने कहा कि बच्चा समाज से ही सीखता है। जो कोलबर्ग थे ना, कोलबर्ग ने अपनी जो थ्योरी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। आगे उन 3 पार्ट्स को भी अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, यानी कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 स्टेजेस हैं इनकी थ्योरी की, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। यानी कि परंपरागत, पूर्व परंपरागत और बाद मतलब जो पोस्ट परंपरागत होता है, बाद वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने 3 पार्ट्स में अपनी थ्योरी को डिवाइड किया। और ये जो थ्योरी है ये किस पर डिपेंड करती है, परंपराएं, ठीक है। जो समाज के द्वारा बनाए गए मोरल वैल्यूज हैं उन सब के ऊपर ये थ्योरी डिपेंड करती है। यहाँ पर कोलबर्ग ने बच्चों को क्या दिया, एग्जाम्पल दिया, यानी कि क्वेश्चन दिया और उसके आधार पर बच्चों की थिंकिंग को मतलब पढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था एक व्यक्ति का जिसका नाम था हिंज, या हम हाइंज भी बोल सकते हैं इनको, मतलब अमेरिकन नाम है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हिंज कह लीजिए, हाइंज कह लीजिए, ठीक है। तो अलग अलग नाम से इनका एक ही नाम है, हिंज है, और ये बहुत मतलब फेमस एग्जांपल है इस थ्योरी का, ठीक है। और इस थ्योरी में इन्होंने बच्चों से ये पूछा कि एक व्यक्ति था जिस तरीके से, इसका नाम क्या है, हिंज है, ठीक है। ये लगा लीजिए कौन है, हिंज है, और ये हिंज की कौन है, पत्नी है, ठीक है। और हिंज की पत्नी जो है ना वो बहुत ज्यादा बीमार है और हिंज को अपनी पत्नी के लिए दवाई की जरूरत है, ठीक है। और ये जो दवाई है ना ये एक मतलब जो इसके घर से थोड़ी सी दूर पर एक मेडिकल स्टोर है, सिर्फ इसी मेडिकल स्टोर पर क्या मिलती है, ये दवाई मिलती है। और ये बहुत ज्यादा बीमार है इसकी पत्नी, और इस दवाई से ही इसकी पत्नी बच सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने कोलबर्ग ने बच्चों को एक ऐसी कंडीशन में रखा और उनसे इस तरीके के क्वेश्चन किए कि बताइए कि जो ये जो मतलब हिंज है इसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है और इसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो है इस स्टोर से जाकर ये दवाई खरीद सके, क्योंकि ये जो दवाई है वो सिर्फ इसी स्टोर पर मिलती है, यानी कि किसी ने बनाई है ऐसा लगा लीजिए है, और ये जो दवाई है ना वो बहुत अधिक महंगी दे रहा है। तो इस तरीके से जो दवाई है ना ये इतने ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, पर इसको अपनी पत्नी को बचाना भी जरूरी है। तो बताइए क्या इसको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग क्वेश्चन पूछे। इन्होंने पूछा कि क्या हिंज को ये दवाई चुरा लेनी चाहिए या फिर इसको अपनी पत्नी को अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए, या फिर इन्होंने ऐसा कहा कि अगर ये दवाई चुरा लेगा तो इसको मतलब बाद में जेल में जाना पड़ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस में रखा। तो यहाँ पर
अलग अलग जो बच्चे थे उन्होंने इसके लिए अलग अलग तर्क दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले की जो स्टेज थी ना वो थी आपकी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, यानी कि प्री कॉन्वेंशनल लेवल है जिसको पूर्व परंपरागत लेवल का नाम भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, एक है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि टिट फॉर टैट भी हम इसको बोल सकते हैं, शेयरिंग वाली एज होती है ये। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है ये सबसे पहला लेवल है कोलबर्ग की थ्योरी का। इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें इन्होंने स्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया और ये सबसे पहले वाली अवस्था होती है जिसमें जो छोटा बच्चा होता है उसको समाज के बारे में पता नहीं होता, उसे जैसा सिखाया जाता है वो वैसा ही करता है, मोरल रीजनिंग इसमें बच्चे में नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा तर्क वितर्क भी नहीं कर सकता, ठीक है। जैसा इसको हम सिखाएंगे, जैसे इसके पेरेंट्स सिखाएंगे और जैसा ही मतलब ये घर पर रहकर स्कूल में रहकर सीखेगा, बस उन्हीं को फॉलो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैसे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञाकारिता, पुरस्कार और दंड भी बोल सकते हैं, या आज्ञाकारिता और दंड भी हम इसको बोल सकते हैं। जिस तरीके से आपने अपने घर में भी बहुत सारे छोटे बच्चे देखे होंगे, जब हम उन्हें क्या करते हैं, मतलब जब उन्हें डर दिया जाता है किसी भी चीज का, जैसे वो शरारत कर रहे हैं, शरारत करते हुए जब हम उन्हें मतलब डराते हैं कि तुम्हें थप्पड़ लगा देंगे या तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तो ऐसा कहकर बच्चे को मनाया जाता है ना। तो ऐसा कह करके मतलब उसे जब दंड का डर दिया जाता है, यानी कि उसे मारने का डर दिया जाता है ना, पनिशमेंट का डर होता है, तो बच्चा अपने काम को सही करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि बच्चे को अगर मतलब जिस तरीके से अगर वो कहना नहीं मानेगा तो उसे क्या लगेगा, थप्पड़ लग जाएगा। जिस तरीके से आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा है ना, या मान लीजिए छोटा बच्चा है, इससे क्या टूट गया, कोई भी कप टूट गया अपने किचन में, ठीक है, ये जा रहा था शरारत कर रहा था और कप टूट गया, तो इसको इसकी मम्मी ने क्या किया, एक थप्पड़ लगा दिया, है ना। और बाद में अगले दिन इसने देखा कि इसकी दादी से भी क्या टूट गया, एक कप टूट गया, तो बच्चे के अंदर भी तो रीजनिंग नहीं है, मोरल रीजनिंग, तो ये क्या सोचेगा कि मम्मी अब दादी को भी थप्पड़ लगाएगी, है ना। तो ऐसी जो थिंकिंग होती है ना वो किसमें है, यहाँ पर बच्चों में मतलब बनती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि आज्ञाकारिता और दंड। जब बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको प्रेज मिलता है, उसको प्राइज दिया जाता है, यानी कि अच्छे काम के लिए उसको सराहना देते हैं, कभी कभी बच्चे को टॉफीज दे दी जाती है ना, ताकि अच्छा करे, यानी कि अब उसको यहाँ पर ये रियलाइज होगा कि अगर वो कहना मानेगा तो उसे क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा, और नहीं मानेगा तो क्या मिलेगा, उसको यहाँ पर दंड मिलेगा, ठीक है। तो बच्चा किस पर काम करता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट पर काम करता है। यहाँ टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, यहाँ पर बच्चे वाला टिट फॉर टैट को फॉलो करते हैं। यहाँ पर शेयरिंग एंड केयरिंग, इसको हम क्या कह सकते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग की स्टेज भी बोल सकते हैं। इस स्टेज में जो बच्चा होता है, यहाँ पर बच्चे को क्या मतलब, जिस तरीके से छोटे बच्चे होते हैं आपने देखे होंगे, जो सेम ग्रुप के बच्चे होंगे, जिस तरीके से ये दो बच्चे हैं, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और ये दोनों फ्रेंड्स मान लीजिए इस बच्चे के पास में चॉकलेट है और इस बच्चे के पास में मान लीजिए कुरकुरे का पैकेट है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे कहेगा कि तू मुझे अपना एक कुरकुरे दे दे और मैं तुझे थोड़ी सी चॉकलेट दे दूंगा, है ना। तो ये ऐसे शेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए इस बच्चे के पास कुछ नहीं है तो बिल्कुल भी इसको नहीं देगा, क्योंकि शेयर एंड केयर मतलब शेयरिंग पर ध्यान देते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने दूसरे की कॉपी फाड़ दी तो दूसरा भी उसकी कॉपी फाड़ देता है, और फिर क्या मतलब क्या कहेगा, किसने मेरी कॉपी फाड़ी थी तभी मैंने इसकी वापस से कॉपी फाड़ दी, है ना। तो ये क्या होता है, टिट फॉर टैट होता है, ठीक है। यानी कि शेयर एंड केयर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बच्चा क्या करता है, इसमें अपने से साथ वाले के साथ चीजों को शेयर करना पसंद करता है ना। बड़े जब उसके साथ में चीजें लेंगे तो उसे पसंद नहीं आएगा, कोई भी उसकी चीज क्यों ले रहा है, पर वो अपने साथ वाले के साथ क्या करता है, चीजों को शेयर करता है, ठीक है, और बदले में उसे कुछ मिलता है, उस लालच में क्या करते हैं, वो दोनों चीजों को शेयर करते हैं। तो ये कौन सी स्टेज है आपकी, प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, और आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि शेयर एंड केयर किसका पार्ट है, किसने दिया था, कौन से लेवल में है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो शेयर एंड केयर किसमें आता है, प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है। इसके बाद ऊपर क्या था, यहाँ पर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि पुरस्कार और दंड, तो ये दोनों भी किसमें आते हैं, कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल में आते हैं, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल हम इसको कह सकते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल किसका है, कोलबर्ग का है।
इसमें बच्चे में अभी बहुत ज्यादा मोरालिटी का विकास नहीं होता है, बच्चा जैसा सिखाया जाता है वैसे ही काम करता है। यहाँ पर परंपराओं को फॉलो नहीं करता, रूल्स को फॉलो नहीं करता, सोसाइटी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि अभी उसके अंदर उतना मतलब मोरालिटी का विकास नहीं हुआ है, उतना डेवलपमेंट उसमें भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, प्री कन्वेंशनल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी आपको कन्वेंशनल दिखाई देगा वो किसका मतलब किसकी थ्योरी होगी, वो आपके कोलबर्ग की थ्योरी होगी और आपको कोलबर्ग ही टिक करना होगा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी दे देता है, तीनों स्टेजेस लिख देगा और लास्ट वाली स्टेज चेंज कर देगा और पूछेगा बताओ इसमें से कौन सी कोलबर्ग की थ्योरी का स्टेज नहीं है। तो आप क्या टिक कर देंगे, लास्ट वाला जो भी जिसमें कन्वेंशन नहीं दिखाई देगा वही इनकी थ्योरी हो जाएगी। एग्जाम में पूछा गया है तभी बता रही हूँ। इसके बाद है कन्वेंशनल लेवल यानी कि परंपरागत स्तर। ठीक है, तो ये क्या है, परंपरागत स्तर है 8 से 13 साल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा है ना यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ गया है, यानी कि बच्चे में अब मोरालिटी का विकास होने लगेगा, बच्चा सोशल होने लगेगा, अपने दायरे से हटकर समाज के दायरे में आने लगेगा, समाज के रूल्स को फॉलो करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर बच्चे में जो ईगो सेंट्रिसिटी थी यहाँ तक वो अब खत्म होने लगती है। ठीक है, बच्चा क्या होने लगता है, यहाँ पर सोशल होने लगता है, यानी कि सामाजिक होने लगता है, परंपराओं को फॉलो करने लगता है। तभी तो यहाँ पर कन्वेंशन लिखा है हमने, है ना। परंपरागत स्तर है, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करने लगेगा। यहाँ पर भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और एक क्या है, मेंटेनिंग द सोशल लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं जिस तरीके से बच्चा क्या बनने की कोशिश करेगा दूसरों की नजरों में, गुड बॉय नाइस गर्ल, है ना। जैसे लड़का है तो गुड बॉय, गर्ल है तो नाइस गर्ल या गुड गर्ल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर किसका विकास होता है बच्चे में, यहाँ पर होता है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। ये भी एग्जाम में पूछा गया, बताइए गुड गर्ल एंड नाइस गर्ल, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल कौन सी स्टेज में आता है, तो किस में आता है, आपके कन्वेंशनल लेवल का पार्ट है। यहाँ पर जो बच्चा होता है उसको ये होता है कि सभी मेरी क्या करे, प्रशंसा करे, यानी कि तारीफ करे कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चे में क्या क्या विकसित होती है, मोरल रीजनिंग, मोरालिटी विकसित होने लगती है। बच्चा ये सोचने लगता है कि अब उसने इतना अच्छा काम किया, यानी कि मेरी मम्मी तारीफ करे या बाहर के लोग मेरी तारीफ करें कि मैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आया हूँ, सभी मेरी प्रशंसा करें। तो यहाँ पर बच्चा जो है ना वो सोशल जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने लगता है और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि अच्छा बनने की कोशिश करता है यहाँ पर बच्चा। तो यहाँ पर गुड बॉय एंड नाइस गर्ल किस में आता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि कन्वेंशनल लेवल में आता है। ठीक है, इसके बाद है मेंटेनिंग द सोशल लॉ एंड ऑर्डर। जो सोशल लॉ एंड ऑर्डर है उनको भी फॉलो करने लगेगा, समाज के बनाए हुए नियमों पर चलने लगेगा, यानी कि ताकि समाज के लोग उसको बुरा ना कहने लगे। आपने देखा है समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं उनको फॉलो करता है, उन पर चलने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। तो कन्वेंशनल लेवल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो कौन सा था, गुड बॉय नाइस गर्ल, दूसरा कौन सा आता है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो अच्छे बनने की कोशिश करेगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो समाज से परे हो, समाज में लोग उसकी बुराइयां करें, यानी कि समाज से परे हटकर कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो समाज को ध्यान में रखते हुए काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है। तो ये कौन सा लेवल था, कन्वेंशनल लेवल था। ऊपर वाला हमने क्या पढ़ा है, प्री कन्वेंशनल पढ़ा है। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस थी। यहाँ पर बच्चे को परंपराओं के बारे में नहीं पता होता है, यहाँ पर बच्चा आज्ञाकारिता और दंड को फॉलो करता है। यहाँ पर क्या, टिट फॉर टैट। ठीक है, यहाँ पर क्या, इसमें बच्चे की ईगोसेंट्रिसिटी मतलब कम होने लगती है। और यहाँ पर क्या होता है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, मेंटेनिंग सोशल लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर किसको फॉलो करेगा, ये लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां तक जो है ना वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पहुंच पाते हैं। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के बारे में भी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। क्या है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये इसका 3rd लेवल है। पहले वाला प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, यहाँ तक केवल 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, यहाँ पर जो इंसान होगा ना वो समाज से ऊपर उठकर काम करेगा, यानी कि पहले समाज में काम चला आ रहा है जिसका अब कोई यूज नहीं है, यानी कि जिसमें अब उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो उसको चेंज करने के लिए जो इंसान है वो यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो इसमें समाज से ऊपर उठकर काम किया जाता है और यहाँ पर जो मतलब आगे चलकर जो सही साबित होता है वो सब किसमें आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर होते हैं जो पहले बनाए गए थे लेकिन अब उनको क्या किया जा रहा है,
चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो जो इसको चेंज कराने के लिए काम करता है वो सब किस में आते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आते हैं, जो आगे चलकर समाज के लिए अच्छे साबित होते हैं। इसके बाद है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। सार्वभौमिक सिद्धांत, ठीक है। जो प्रिंसिपल यानी कि जो अपने प्रिंसिपल को आगे रखकर काम करते हैं, अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, वो सब किस में आते हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत। जो प्रिंसिपल को ऊपर रखकर काम करें वो सब किस में आएंगे, यूनिवर्सल एथिक और प्रिंसिपल में। एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे लोगों की जो थिंकिंग होती है वो कैसी थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। इसका एग्जांपल अगर लेना चाहें तो महात्मा गांधी जी को ले सकते हैं, नेल्सन मंडेला जी को ले सकते हैं। महात्मा गांधी को इसलिए लिया हमने क्योंकि किसको फॉलो करते थे, सत्य और अहिंसा को, वो सब क्या थे, इनके प्रिंसिपल थे। तो ऐसे लोग किस पर चलते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो ये सब किस में आ जाते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आ जाते हैं। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं, और नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो ये कौन सा लेवल था, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल था। ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको तीनों स्टेजेस के बारे में पढ़ा दिया है, प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी 1970 में, ठीक है। अमेरिका के रहने वाले थे, कुछ बच्चों का ग्रुप लिया, उनकी थिंक, मॉरल रीजनिंग, मॉरल दिलाइमा, इन सब चीजों के ऊपर काम किया। मोरालिटी की इन्होंने थ्योरी दी है, यानी कि नैतिकता का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप क्या टिक करेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग को टिक करेंगे। इनकी कितनी स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है। आगे इन्होंने अपनी स्टेजेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इस तरीके से 6 इनकी क्या हो गए, स्टेजेस हो गए, ठीक है। वैसे अगर पूछेगा तो ये कन्वेंशनल में पूछता है तो आपको 3 ही टिक करना है। पर इनके लिए क्या था, क्रिटिक्स भी थे, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले जो थ्योरी बताई थी गार्डनर की, उसमें भी क्रिटिक्स किया गया था, यहाँ पर भी क्रिटिक्स है। क्रिटिक्स मतलब आलोचना, जो इनसे सहमत नहीं थे। तो इन्हीं की एक क्या थी, मतलब इन्हीं की क्या थी, जो इनकी स्टूडेंट थी उसका नाम था कैरोल। उन्होंने इनकी थ्योरी पर रिसर्च की, पढ़ा, और इन्होंने ऐसा माना कि इनकी थ्योरी में कुछ कमियां हैं। जो इन्होंने स्टूडेंट्स लिए थे, जिन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिनसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, उस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट लिए थे वो सिर्फ क्या थे, मेल थे, यानी कि सिर्फ बॉयज को ही इन्होंने लिया था, जो फीमेल थी वो यहाँ पर नहीं ली गई थी। तो इन्होंने कहा कि इनकी थ्योरी कैसी है, जेंडर बायस है। कैसी है इनकी थ्योरी, जेंडर बायस, क्योंकि इन्होंने किसे नहीं लिया, फीमेल को इसमें काउंट नहीं किया, उनसे इन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। और इसलिए क्या नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द कल्चर, सभी कल्चर्स के ऊपर क्या नहीं थी, ये एप्लीकेबल नहीं थी, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। तो ये इनका क्रिटिक्स था, कैरोल नाम की महिला ने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। आई होप यहाँ तक आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में। जीन पियाजे के बाद लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी पढ़ाऊंगी। और जितने भी थ्योरीज मैं आपको बता रही हूँ ना, इन सभी में से क्वेश्चंस आते हैं। एक्सटेट और सीटेट दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप इन थ्योरीज को जरूर से जरूर पढ़कर जाना। अगर आपको लगता है किसी बच्चे के लिए क्लास इंपॉर्टेंट हो सकती है तो उसको ये क्लास शेयर करना भी ना भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।